अरुंधति नशे में लड़खड़ाती हुई इधर उधर देखने लगी। तभी एक कमरे पर इशारा करके कहने लगी, वहाँ क्या है? वह औरत ने अपने पंखे को ऊपर करता हुआ कहने लगी, उस कमरे में कुछ टूटा हुआ सामान भरा हुआ है। अरुंधति ने नशे में उसकी उंगली दिखाते हुए कहा, तुम यही रहना, मैं अभी आ रही हूँ। और लड़खड़ाते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगी। माया जल्दी से जाकर उस कमरे के सामने खड़ी हो गई। अरुंधति कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर बाद अरुंधति अपने सर पर एक टोकरी अंदर लाती हुई दिखाई दी। सबने देखा कि टोकरी फूलों से भरी हुई थी। अरुंधति लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। माया ने उसको पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बताया तो अरुंधति ने उसके हाथ को रोक दिया। अब वह बीच में जाकर खड़ी होगी और उन फूलों की टोकरी को वहीं पर रख दिया। अरुंधति नशे में चूर थी। जैसे उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, पैरों में लहंगा फंस गया, जिससे वह लड़खड़ा गई। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने अपने लहंगे को नीचे से पकड़ कर फाड़ दिया। वह छोटी सी स्कर्ट में बदल गई। उसने अपने ब्लाउज को और ऊपर कर लिया, जिससे उसका खूबसूरत सी पतली कमर और पेट चमकने लगी। वहां पर जितने भी लोग थे आंख फाड़े उसे ही देख रहे थे। अजय और विजय शर्म से अपने चेहरे के ऊपर दोनों हाथ रख लिया। लेकिन कोई दो और भी थे जो गुस्से से अरुंधति को घूर रहे थे। ये कोई और नहीं, चेतन और राजकुमार राज थे, जो अभी अभी मधुशाला में पहुंचे थे। तभी अरुंधति ने लहराते हुए सबकी तरफ उंगली करते हुए कहा, जो सब लोग अपनी जो कमर या कमरा जो भी है उसको मटकाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर औरत की ओर उंगली करते हुए कहा, ए लड़की, तुम अपने बच्चन से मुकरना नहीं। कहते हुए फूलों की टोकरी के पास आई और उसने कुछ किया। धीरे धीरे पूरी मधुशाला में तेज म्यूजिक चालू हो गया। उसने मधुशाला में म्यूजिक चलने लगा। वहीं पर सब खड़े लोग उसे आने वाले संगीत को इधर उधर ढूंढ रहे थे कि आवाज कैसे आ रही है। तभी उसे वहां पर एक गाना बजने लगा। मैं तो आई जगते इस सीखा सॉन्ग के पहले ही बोल में अरुंधति सिंह ने अपने बदन को हिलाना शुरू कर दिया और अपने अपने कमर को इस तरह गोल गोल घुमा रही थी कि देखने वालों की धड़कनें रुक गई। उस म्यूजिक पर न चाहते हुए भी लोगों के पैर उठ रहे थे। अरुंधति आगे डांस करते हुए नीचे आ गई और चारों तरफ अपनी कमर घुमाते हुए हर तरफ से मर्दों को आकर्षित कर रही थी। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। फिर वह डांस करते हुए राजकुमार राज की तरफ चारों ओर घूमने लगी। वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि राज की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वही नहीं, सभी उसी की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे सब मधुशाला के लोग उठकर उसके चारों तरफ नाचने लगे। क्या जवान, क्या बूढ़ा, मोटा पतला या दुबला, औरत क्या लड़के, सभी उसके म्यूजिक पर नाचने लगे। पूरी मधुशाला में शोर शराबा गूंज रहा था। कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था कि उस संगीत पर नाच ही न रहा हो। राजकुमार राज गुस्से से खोल रहा था। उसकी नजरें घूर रही थी। कैसे मधुशाला के सारे व्यक्ति अरुंधति को छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरुंधति नशे में इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था। अरुंधति भीड़ से घिरी हुई थी, जिससे वह राजकुमार राज को दिखना बंद होगी। राज भीड़ को चीरता हुआ अरुंधति के पास आया तो वहां से अरुंधति गायब थी। इधर सब मस्ती में झूम रहे थे। राजकुमार राज बेताबी से भीड़ को चीरता हुआ इधर उधर अरुंधति को ढूंढ रहा था। वही माया, अजय, विजय भी नशे में झूल रहे थे। चेतन उनके पास आते हुए कहने लगा, राजकुमार जल्दी चलिए, मैंने कुछ लोगों को अरुंधति को इस मधुशाला में ले जाते हुए देखा। उसने चेतन से कहा, तुम जल्दी से इन तीनों को महल पहुंचाओ, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने एक जोरदार सीटी मारी। उसकी सीटी मारने से कई नकाबपोश अचानक ही भूत की तरह प्रकट हो गए। तुम लोग दोनों राजकुमार को सही सलामत महल पहुंचा के राहु, ये कहता हुआ वह मधुशाला से बाहर निकल गया। उसने देखा कि कुछ लोग अरु को जबरदस्ती बग्गी में डालने की कोशिश कर रहे। रुको, कौन हो तुम, उसे छोड़ो। राज अपनी तलवार को निकालते हुए कहा। उन लोगों ने राजकुमार राज को देखा तो उन लोगों ने अपनी अपनी तलवार बाहर निकाली। उन लोगों की संख्या अधिक थी। राजकुमार राज बग्गी के पास जाते हुए अरुंधति को एक हाथ संभालने लगा, जो नशे में झूम रही थी। तभी उन लोगों ने अचानक एक साथ राजकुमार राज पर हमला बोल दिया। राजकुमार राज ने उन सब का हमला एक साथ रुकते हुए अरुंधति को बग्गी के पायदान पर बैठाते हुए कहा, तुम ठीक से बैठो। ये कहते हुए उन लोगों से युद्ध करने लगा। लेकिन राजकुमार राज को ये अंदाजा भी नहीं था कि वहां पर उतने ही लोग नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे। तभी वही मधुशाला वाली औरत उस बग्गी से निकलते हुए वह अपने लोगों पर चिल्लाने लगी, तुम लोगों से एक आदमी नहीं संभाल रहा, देख क्या रहे हो, इसे जान से मार दो। इतनी सोच सुनते ही बाकी लोग उसके राज के आसपास आ गए और उसके चारों ओर घेरा बना लिया। राजकुमार राज अकेला पड़ गया। वह भी लड़ ही रहा था। वही अरुंधति सबको लड़ते हुए देखकर खुशी के मारे ताली बजाने लगी। मैं भी युद्ध करूंगी, मैं भी उससे युद्ध करूंगी, ये कहते हुए वह बग्गी से पावदान से उठने लगी। तभी उस औरत ने उसे पकड़ लिया। उसका हाथ हटाओ,
अरुण ने अपनी नशीली आंखों से देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे लिए खजाना हो। उसे औरत ने मक्कारी भरी नजरों से अरुंधति से कहा। खजाना का मुझे भी बताओ, कहाँ है खजाना? अरु खजाना का नाम सुनकर इधर उधर देखने लगी। उस औरत ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तुम हो मेरी खजाना। अरुंधति हंसते हुए कहने लगी, हट पागल, मैं कैसे खजाना हो सकती हूँ? अपने सीने पर उंगली रखते हुए वह उसे देखने लगी। वह औरत अरुंधति की किसी बात का जवाब न देकर उसे बग्गी के अंदर घसीटते हुए कहने लगी, मैंने कहा छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। अरुंधति ने नशे में झूलते हुए उस औरत का हाथ अपने ऊपर से हटा दिया। उस औरत को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने एक चाटा अरुंधति के गाल पर रस दिया। फिर क्या हुआ, अरुंधति के अंदर की नैना जो नशे में थी उसका गुस्सा भड़क गया। उसने एक हाथ पकड़कर उस औरत को बग्गी के नीचे जाकर पटक दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। उसके थप्पड़ से वह औरत जमीन पर गिर गई और उसका सिर चकराने लगा। इधर अरूप बग्गी से नीचे उतर आई। उसने वही पास में लड़ते हुए एक आदमी से उसकी तलवार छीनी और उसके सीने पर लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने उस औरत से कहा, उससे दूर रहो। औरत उसके इस रूप से देखकर डर गई। उसने अपने कदम पीछे लिए। तभी एक आदमी आकर अरुंधति पर हमला करने लगा। अरुंधति का गुस्सा तो वैसे ही बढ़ा हुआ था, नशे में उसका फटने ही वाले थे। उसने देखा कि राजकुमार राज अकेले ही सबसे युद्ध कर रहा है। उसने गुस्से से उन लोगों को देखते हुए कहा, वह अकेले हैं और तुम इतने सारे ही है तो नाइंसाफी है। और ये कहते हुए उसने उस आदमी के पेट में तलवार गोप दी। उस आदमी के पेट से खून का फवारा बाहर निकला। उसका बहता हुआ खून देखकर नैना को जितनी खुशी महसूस हो रही थी वह कभी भी नहीं हुई। काफ़ी वक्त के बाद उसने किसी बुरे इंसान को मारा था। वह नशे में लड़खड़ाती हुई राजकुमार राज के पीछे जा पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, डरना नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगी। राजकुमार राज हैरान होकर उसको घूर कर देखने लगा। यह इतने नशे में और ये हमको बचाएगी? राजकुमार ये सोचते हुए अरुंधति का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरे पीछे रहो, और उन लोगों से युद्ध करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद राजकुमार राज को एहसास हुआ कि उस युद्ध करने वाले आदमी तेजी से कम हो रहे हैं। उसने मुड़कर देखा तो अरुंधति ने उसके पीछे से सारे आदमियों को मारकर जमीन पर सुला दिया और खुद अरुंधति वहां खड़े होकर खुशी से ताली बजा रही है। बाकी के आदमियों ने जब वह देखा वह अरुंधति से डरकर भाग खड़े हुए। वह औरत भी वहां से भागने लगी। अरुंधति ने उसको भागते हुए देखा तो तेजी से नशे में दौड़ती हुई उसके पीछे से पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? तुम अपना वचन याद है ना? उस औरत ने डरते हुए कहा, मुझे याद है। तभी बहुत सारे सैनिक वहां पर आकर खड़े हो गए। राजकुमार राजा अपनी तलवार को अपने मयान में रखते हुए कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। रुको, उसे कहाँ ले जाकर जा रहे हो? मुझे मधुशाला जाना है। इसने मुझसे कहा था कि वहाँ हमें फ्री मदिरा पीने को मिलेगी। कहाँ ले जा रहे हो? उसको छोड़ो। अरुंधति सिपाहियों से औरत को छुड़ाने लगी, लेकिन औरत का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने भी अरुंधति का वो भयानक रूप देखा था, कैसे वो दूसरा का कत्ल करते हुए खुश दिख रही थी। वह इस वक्त इतनी डरावनी दिखाई दे रही थी, उससे वह डरी हुई। उसने जल्दी से सिपाहियों से कहा, नहीं भैया, मुझे जल्दी से कारावास ले चलो, इस औरत के पास मत छोड़ना। अरुंधति उसको घूर कर देखने लगी। मैंने क्या किया? वो पीछे मुड़कर राजकुमार राज की तरफ देखने लगी। मैंने कुछ किया है क्या? राजकुमार राज कुछ नहीं बोला। उसे अपने कंधे पर लाद कर घोड़े पर सवार हो गया और तेजी से पहाड़ की तरफ जाने लगा। जल्द ही वे पहाड़ पर अरुंधति को लेकर पहुंच गया, जहां पर वह पहले भी अरुंधति को लेकर आया था। अभी भी वहां पर टेंट लगे हुए थे और उसी तरह आग जल रही थी। वैसे ठंडी हवा चल रही थी। अरुंधति को संभाल कर घोड़े से नीचे उतरा। अरुंधति उस जगह को देखकर खुशी से ताली बजाने लगी, ये कितना सुंदर है। वही राजकुमार राज उसकी टांगों को घूर रहा था। उसका लहंगा हाथ से ज़्यादा छोटा था, जिससे उसकी सफ़ेद और सुडौल टांगें चांद की रोशनी में चमक रही थी। उसका खुला हुआ पेट उसको अपनी तरफ बुला रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे सारे लोग मधुशाला में उसे गंदी नियत से देख रहे थे। उसे बहुत ही क्रोध आ रहा था। इस तरह देखने का हक सिर्फ उसी का ही था। तुमने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? राजकुमार राज दांत पीसते हुए कहने लगा। अरुंधति ने अपने आप को ऊपर से नीचे देखा। कैसे कपड़े पहने? सही तो पहने हैं। तुम्हें क्या मालूम यह मॉडर्न जमाने के कपड़े हैं, देहाती लोग। ये कहते हुए अरुंधति इधर उधर देखने लगी। वही राजकुमार राज तो मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। वो कौन सी भाषा में बात कर रही थी? बीच बीच में कौन से शब्द बोले जाते थे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या देख रहे हो? राजकुमार राज ने जब उसको इधर उधर नजर घुमाते हुए देखा तो पूछने लगा। मदिरा, वाइन, शराब वह ढूंढ रही हूँ, मुझे जाना है वापस, वहाँ फ्री में दारू मिलेगी। अरुंधति ने बच्चों की तरह पैर पटकते हुए कहा। राजकुमार राज ने कुछ नहीं कहा, उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़ी ही देर में बाद अरुंधति राजकुमार राज के हाथों में झूल गई। राजकुमार ने उसे अपनी गोद में लिया और टेंट के अंदर बिस्तर पर जाकर लिटा गया और खुद उसके बराबर में लेटकर उसको देखने लगा। उसकी बातें, उसकी हरकतें याद करके वह मुस्कुराने लगा। तुम ही हो क्या? कभी एक छोटी सी नटखट बालिका बन जाती हो, कभी एक समझदार बूढ़ी औरत, कभी एक योद्धा, कभी एक राजावेद, कभी एक अच्छी मित्र। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुमको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। तभी राजकुमार के दिमाग में एक बिजली सी चमकी।
क्या वो सोच रहा है, क्या वह वही है जैसे उसको दिखाया गया था या कुछ और ही है। अगर राजकुमारी अरुंधति किसी और के साथ उस रात होती तो उस व्यक्ति के सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन इतने महीने बीत चुके हैं, यहाँ तक कि 1 साल के बीचते कारावास में भी बीत चुकी है। किसी व्यक्ति को उसके आसपास नहीं देखा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र हो। यह सोचते हुए वह अरुंधति को देखने लगा। यही सब सोचते हुए अरु को अपनी बाहों में भरे हुए ही सो गया। राय निवास में हंगामा मचा हुआ था। अरुंधति की माँ बहुत ही क्रोधित नजर आ रही थी। वह अपने पति पर चीख रही थी। तभी अरुंधति माया के साथ अंदर आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ तेज कदमों से चलती हुई उसके पास पहुंची और उसके कान पकड़कर आंगन में जाकर खड़ा कर दिया। बहुत दर्द हो रहा, कान छोड़ो माँ। अरुंधति अपनी माँ से कान छोड़ने को कहने लगी। वही देवराज शांत खड़े होकर आंगन में खड़े थे। वही कुछ लोग भी वही खड़े थे। अरुंधति ने उन लोगों को देखा, फिर अपनी माँ को देखा। उसने देखा उसके पिता के भी कान लाल है। उसकी हंसी छूट गई। उसको समझ में आ गया था कि उसके पिता के भी कान खींचे जा चुके हैं। उसकी हंसी देखकर उसकी माँ और भी ज्यादा क्रोधित होगी। उन्होंने अरुंधति के सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुमसे कितनी बार कहा है रात को बाहर मत जाया करो और खासकर महल मत जाया करो, लेकिन तुम बाप बेटी मेरी कभी नहीं सुनती हो। मेरी बात सुनो। प्रिया महाराज ने बुलाया था। देव ने अपनी पत्नी को मनाते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए। ये जब भी महल जाती है इसकी जान खतरे में आ जाती है। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है? यह वहाँ पर मूर्छित हो गई थी। आप मुझे हर बात नहीं बताते, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी माँ ने चीखते हुए उसके पिता से कहा, और मैं आपसे पहले भी कहा था कि महल से में उन लोगों से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। मैंने तो इस राज्य को छोड़ने की भी कहा था। मुझे डर लग रहा है कहीं हम अपनी इकलौती पुत्री की बलि न चढ़ा दे। कि अरुंधति की माँ के चेहरे पर डर के भाव आ गए। ऐसा नहीं है प्रिया, मेरी बात सुनो। देवराय अपनी पत्नी को बाहों में भरते हुए कहने लगा, जो अब रोने लगी थी। आप खुद बताइए, जब भी गई है कभी ऐसा हुआ है कि इसका नुकसान न हुआ? अरुंधति की माँ गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए कहने लगी। देवराय खामोश खड़े रहे। उनकी पत्नी गलत नहीं कह रही थी। वही अरुंधति अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ को बाहों में भरते हुए कहने लगी, माँ नाराज मत हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कल तुम मूर्छित होगी और रात भर गायब रही। और ये जो खड़े हैं ना सामने खड़े हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने बताया तुमने मदिरा पी थी। तुम तो कभी पीती नहीं थी। तुम तो ऐसी जगह जाना भी पसंद नहीं करती थी, तो तुमने मदिरा कैसे पी ली? और फिर पूरी रात कहाँ थी? आज उसकी माँ किसी तरह से शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सुनते ही नैना के कान खड़े हो गए। ये कैसे वह भूल गई थी कि अरुंधति कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाती थी। वह राजकुमार राज के गुस्से में उसने क्या कांड कर दिया। उसकी माँ को मानना आसान नहीं था। तभी उसने अपनी माँ का ध्यान भटकाते हुए कहा, माँ ये लोग कौन? अरुंधति इतना कहते उसकी माँ को और गुस्सा हो गया। उसका कान पकड़ते हुए उन लोगों के सामने खड़ा कर दिया। यह वह लोग हैं जिनका तुमने नुकसान किया। मैंने कैसे नुकसान किया? और अरु ने उन लोगों को देखते हुए कहा, राजकुमार राज ने इनकी मधुशाला बंद कर दी है। ये हमारे पास तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी माँ ने उसे पर गुस्सा करते हुए कहा। अरुंधति ने दांत पीसते हुए कहा, ये राजकुमार राज मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? उसकी माँ ने उसकी बात को सुन लिया और क्रोधित होकर कहने लगी, जब तक तुम महल जाना बंद नहीं छोड़ देती। देवराय ने उन लोगों को समझा बुझा के वचन देकर उनकी मधुशाला फिर से चालू करवा देंगे। तब वो लोग देवराय निवास से बाहर चले गए। वही अरुंधति की माँ गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पिता पुत्री ने एक दूसरे को देखा और ठंडी सांस लेते हुए उनके कमरे के पीछे पीछे गए, जहाँ उनकी माँ एक बिस्तर पर मुंह फुलाए बैठी हुई रो रही थी। माँ क्षमा कर दो, अब मैं ऐसे गलती नहीं करूंगी। अरुंधति उनको खूब मनाने लगी। कुछ ही देर में वो मान गई। ये देखकर अरुंधति को भी सुकून महसूस हुआ और वह अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अरुंधति की माँ ने अपने पति को देखते हुए कहा, आपने अरुंधति के बारे में क्या सोचा है? कि किस बारे में सोचना है? प्रिया देवराज ने नासमझी में अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, मेरा मतलब है क्या अरुंधति को सारा जीवन इसी तरह से रहना होगा? क्या आपका उनका पुनः विवाह नहीं करना चाहते? कि अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका पति उसे गुस्से से देखने लगा। हाँ करना चाहता हूँ, लेकिन वह नहीं मानेगी। और दूसरी बात कि उसका एक पुत्र भी, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो उससे विवाह करना चाहेगा? देवराय ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा। तभी देवराय की पत्नी उठकर एक बक्से की तरफ चली गई और कुछ प्रस्ताव के पुलिंदे लाकर उसके सामने रख दिया। देवराय उससे एक एक पुलिंदा को उठाकर देखने लगे। उसको देखकर देवराय हैरानी से अपनी जगह पर खड़े हो गए। पुलिंदे में हर राज्य के राजकुमारों के चित्र और अरुंधति के विवाह का प्रस्ताव था। यह सब कब आ रहे हैं? देवराय हैरान होकर विवाह के प्रस्ताव के पुलिंदे को देख रहे थे कि उनकी पुत्री के लिए इतने सारे राजकुमारों का विवाह प्रस्ताव था। जब से राजकुमार राज से उनका लगाव हुआ उसी दिन से इस तरह के प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसे वक्त अरुंधति को मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। उसकी पत्नी ने कुछ चित्र को उठाते हुए उनके सामने रख दिया। यह कुछ राज्य के राजकुमार है जिन्हें मैंने पसंद किया, आप भी इन्हें देख ली।
वो सब तो ठीक है, प्रिया देवराय ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन परंतु मुझे कुछ नहीं पता। यह राजकुमार 2 दिन के बाद राज्य में आ रहे हैं और जो भी उचित होगा मैं अरु का विवाह उन्हीं में से करूंगी। उनके विवाह के बाद इस राज्य को छोड़कर हम चले जाएंगे। अरुंधति की मां ने अपनी जिद को पकड़ते हुए कहा। देवराय ने लाचारी से अपनी पत्नी को देखा। वह जानते थे कि उनकी पत्नी कितनी जिद्दी, अगर वह अपनी जिद पर आ जाती है तो वो किसी की नहीं सुनती। वहीं दूसरी तरफ महल में राजकुमार राज के सामने कुछ कागज रखे हुए थे, बस उसे खोल कर देखे ही जा रहा था, लेकिन उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वही राजकुमारी अरुंधति को वो याद करके मुस्कुरा रहा था। कैसे वह उनसे लिपट कर सो रही थी और जब उसकी आंखें खुली तो वो कैसे चीख मार कर अपनी जगह पर बैठ गई, आंख बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। तभी उसके माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। उसे याद आ रहा था, उसे उसी रात की घटना भी याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था जब वह भोजनालय में वापस महल आया था तो उसके दिमाग में वही लड़की चल रही थी जिसके साथ उसने अपनी पहली रात व्यतीत की थी। वह नहीं जानता था कि वह कौन था, क्योंकि उसे औषधि के नशे में उसे सब कुछ धुंधला ही दिख रहा था, लेकिन जो भी था वह उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब उसके पिता ने बताया कि उसका विवाह अरुंधति से तय कर दिया गया है तो वह अंदर से कितना ज़्यादा प्रसन्न था। उसके पैर तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे थे। उसे पहली नज़र का प्यार जो अरुंधति से उसी दिन हो गया था जिस दिन उसने उसे पतंग उत्सव में देखा था। जल्दी उसका विवाह अरुंधति से तय कर दिया गया। वह अपनी ही दुनिया में उड़ रहा था, हर जगह अपने और अरु ही नजर आ रही थी कि तभी एक दिन नयन अपने हाथ में अंगूठी लिए उसके सामने खड़ी होगी। उसने बताया कि वह उसके बच्चे से गर्भवती हैं। वह उसकी जिम्मेदारी बन गई। उसका मन न चाहते हुए भी उसने अपने पिता से जिद करके राजकुमारी नयन से विवाह कर लिया। उस रात जब अरुंधति से उसका विवाह हुआ था तो वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने कमरे से उसके कमरे में जा रहा था जब उसने देखा कि उसके कमरे से एक नकाबपोश पहने हुए व्यक्ति छुपते हुए बाहर निकला। यह देखकर वो फौरन कमरे में गया कि अरुंधति एक चादर में बिना कपड़ों की थी। ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ हुआ। राजकुमार राज। तभी किसी के पुकारने की आवाज़ से उसका ध्यान टूट गया। आपको महाराज ने बुलाया। एक सिपाही ने सर झुकाते हुए राजकुमार राज को राजा का संदेश सुनाया। राजकुमार राज ने उसे जाने को कहा और कुछ ही देर बाद वह अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। जी पिताजी महाराज, क्या आपने हमें बुलाया? ये कहते हुए अपने पिता के बगल में अपनी माँ को बैठा हुआ देखा। तुम्हें बहुत ही जरूरी कार्य के लिए याद किया गया। उसके पिता के चेहरे पर गंभीरता दिए हुए उसे कहा। राज ने अपनी माँ को देखा जिसके चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें सुरक्षा की कड़ी निगरानी करनी होगी क्योंकि कुछ राजकुमार 2 दिन बाद राज्य में आ रहे हैं। उनके राज्यों से संदेश आया। राजा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। अचानक ऐसे कैसे? राजकुमार राज ने हैरान होते हुए कहा। बिना कोई उत्सव, बिना कोई कार्य, ऐसे कोई भी राज्य का राजकुमार या राजा ऐसे उनके राज्य में नहीं आ सकता है। हाँ, अरुंधति के विवाह के लिए वह सब इस राज्य में आ रही हैं। राजा ने एक धमाका किया। राजकुमार राज ये सुनकर अपनी जगह से खड़ा रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई।